हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अटैक के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से एक तो आप कि जो आपको ये पता चलता है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है उनका लेवल क्या रहता है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, इससे क्या है कि आप अपना क्या कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन की हमको कहाँ से स्टडी करना है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ और कहाँ पर हमारे वीकनेस है। तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या है, अपना लेवल, अपना जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। राधा गुप्ता हेलो, मोहित सिंगला एंड जागृत श्रीवास्तव हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे हर एक एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे एक तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड, आपको क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ है और किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सको। बढ़िया जी, बढ़िया, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। इसमें हमसे क्या पूछा गया कि हमसे ऐसा पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेंट्रल बैंक जो हमारा क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो इनमें से किस पॉलिसी के थ्रू सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को और कंजम्पशन, जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है, उनमें से किस पॉलिसी के थ्रू सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को क्या करते हैं, वो एनहांस करते हैं, इकोनॉमी में एनहांस करते हैं। तो कौन सी पॉलिसी है वो? फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। मोहित सिंगला का सबसे पहले और बिल्कुल सही आंसर आया है और वो आंसर है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। राधा गुप्ता का भी बिल्कुल सही आंसर आया, आंसर भी बिल्कुल वेल डन गाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया आप दोनों ने, बिल्कुल सही। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही क्या है, जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी में जो हमारी सेविंग्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स और जो हमारी कंज्यूमिंग, कि हमें अपने कंज्यूमर्स के, हमें कितना कंज्यूम करना है, इन सभी पॉलिसीज़ के बारे में कौन सी पॉलिसी हमारी डिफाइन करती है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। हमारी कौन सी पॉलिसी डिफाइन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम को में क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडरेट करके पूछा जाता है कि कैपिटलिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये नहीं पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसी में मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत, क्योंकि वो क्वेश्चंस को डायरेक्टली अच्छे से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है कि क्वेश्चन में उनसे पूछा क्या है। क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स गाइज, क्या होता है कि कई बार हमें आंसर्स तो पता होता है, क्वेश्चन का ही पता होता है, लेकिन हम उन्हें क्या है, मेंटल प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हम क्वेश्चंस को जो है थोड़ा अच्छे से, ढंग से और कम्प्लीटली पढ़ते नहीं हैं कि उसमें हमसे पूछा क्या गया, जिसकी वजह से भी कई बार हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बिल्कुल काम होके, बिल्कुल पेशेंटली क्या करो, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है जो कैपिटलिज्म है हमारी, उसकी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है हमारा, इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लिस्ट सैक्रिफाइस और कॉस्ट। कैपिटलिज्म
इंडिविजुअल और एसोसिएट्स है, ये तो बिल्कुल है हमारी। इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव, कि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें जो पूंजीपति है वो जो इकोनॉमिक, जिसमें क्या है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बल्कि जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं वही सारी की सारी इकोनॉमी को करते हैं। जैसे हमारी जो यूएस है, जो हमारा अमेरिका है, उसकी जो इकोनॉमी है वो हमारी क्या है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज compete among themselves as the resources and opportunities are limited, बिल्कुल सही है। प्राइस, the invisible hand play a predominant role in the flow of factors of production and consumption, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का तो पहले ही आंसर आ चुका है, सेकंड का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991, कि 1991 में हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इनमें से क्या फीचर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। राधा गुप्ता का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन एनॉमलीली एक्सपेंडेड, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज हो गया। पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन विड्रॉइंग पार्शली और फुल्ली फ्रॉम सेवरल ऑफ द एंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड है इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कॉम्पिटिशन। एंड फोर्थ है मोनोपोली डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। जो आपका है क्वेश्चन, मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 1991 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी इनमें से फीचर कौन सी नहीं है, फीचर नहीं है ये पूछा गया है। ये तो है, बी भी है, थर्ड भी है, फोर्थ इज नॉट। मोहित सिंगला और जागृत श्रीवास्तव दोनों का आंसर आया फोर्थ। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन, आंसर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड in the memorandum of association as specific in the Companies Act 2013, कि इनमें से क्या हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है पहले तो ये समझो कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में हमारा क्या एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एमओए, जिसमें हम कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है मेमोरेंडम ऑफ, नेम ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लेस क्या है, कहाँ पर वो एस्टैब्लिश होगी, उसकी फंक्शनिंग क्या रहेगी, ये जो सारी डिटेल्स है उन सभी डिटेल्स को जिसमें हम मेंशन करते हैं वो हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका ये बिल्कुल मेंशन होता है। ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, बिल्कुल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हमारे मेंशन ही होते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, कि जो हमारे कंपनी है, कंपनी के हमारे क्या है मेंबर्स है, उनकी लायबिलिटी चाहे वो लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो वो भी मेंशन की जाती है। मोहित सिंगला का आंसर आया फोर्थ का थर्ड। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी प्लीज़ गाइस क्या करो, आप भी कमेंट करके अपने आंसर्स बताओ कि आप लोगों का क्या आंसर है। तो फोर्थ का आपका आंसर है बिल्कुल, फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होता है, फोर्थ भी होता है, थर्ड आपका नहीं है।
जो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल नहीं करते हैं। जो हमारे क्या है इंटरनल मैनेजमेंट है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करनी है वो हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो नहीं करते, उसमें हम डिस्क्लोज नहीं करते। तो आंसर है आपका आंसर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ imports टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज अ कंजक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ए शार्प फॉल इन रिलेटिव प्राइस ऑफ imports एंड वाइस वर्सा। स्टेटमेंट 1 आपको पास दी गई है क्या कि वॉल्यूम ऑफ imports टेंड्स टू बी वेरी हाई, कि जो imports की वॉल्यूम है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है व्हेन देयर इज अ कंजक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जब आपकी क्या हो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पे आपकी जो इंपोर्ट की वॉल्यूम है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा। एंड ए शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और अगर इंपोर्ट के जो प्राइसेस है वो कम हो जाते तो वो भी, एंड वाइस वर्सा अगर इसके रिवर्स हमारी सिचुएशन हो। रीज़न क्या दिया गया, हाई रेट ऑफ ग्रोथ सेटरस पैरिबस इज एसोसिएटेड विद राइज इन इम्पोर्ट्स and increase in the import ceteris paribus is associated with the fall in the relative price of import। दो सिचुएशन दो स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपसे पूछा गया कि दोनों ठीक है या आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है या नहीं कर रही, आर इसका और कि ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा आपका। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी प्लीज कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया है कि बिल्कुल सही आंसर है मोहित सिंगला का, आंसर 1 इज योर करेक्ट। बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है और जो फर्स्ट हमारा जो रीज़न है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमारा क्या कर रहा है फुल टू एक्सप्लेन भी कर रहा है। जी नहीं सेकंड नहीं होगा क्योंकि जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड इनमें से क्या चीज़ क्या ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंज्यूमरिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ बिजनेस टू गारंटी एंड एंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट। Second option है the government does not have any role in consumer protection as it is the part of business organization alone. Third है consumer should accept consumerism as a means of asserting and enjoying their rights. Fourth है आपका consumer evolutions is not a setback for marketing but rather points to the next stage in the evolution of enlightened marketing. मोहित सिंगला का तो आंसर भी आ गया है, क्या बात है मोहित, बड़ी जल्दी आप आंसर दिए जा रहे हो, बहुत जल्दी। अभी मैंने क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं किया और आपने पढ़ के पहले आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आप सब भी बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। मोहित सिंगला भी बी कह रहे हैं और मोहित शर्मा भी बी कह रहे हैं। हमारे पास दो मोहित स्टूडेंट्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज 2, बिल्कुल सही। मोहित शर्मा और मोहित सिंगला दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल आपने भी दिया है, कौन मना कर रहा है कि आपने नहीं दिया, आपने भी दिया बिल्कुल डेफिनेटली और बिल्कुल सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। इनमें से कौन सा हमारा नीति आयोग में शामिल नहीं है। जो हमारा नीति आयोग है उनमें से कौन सी अप्रोच हमारी इसमें शामिल नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 5 ईयर प्लानिंग,
7 ईयर स्ट्रेटजी, 3 ईयर एक्शन एंड 15 ईयर विजन। इनमें से कौन सी अप्रोच हमारी नीति आयोग में शामिल नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइज जो हमारा नीति आयोग है, पहले हमारी क्या होती थी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती थी, फाइनेंशियल कमीशन होता था, फाइनेंशियल प्लानिंग, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हमारा क्या होता था पहले, प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग। तो योजना आयोग को चेंज करके क्या आया था, हमारा नीति आयोग। जो योजना आयोग था उसमें तो हमारी 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सब प्लानिंग्स होती थी, लेकिन जो नीति आयोग है उसने क्या है, 5 ईयर जो प्लानिंग अप्रोच है उसको क्या कर दिया गया था, उसमें उसने नीति आयोग ने उसमें उसको अपने आप को शामिल नहीं किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं और सभी का बिल्कुल सही आंसर है। मोहित सिंगला, मोहित शर्मा, राज सिंह, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग में हम 5 ईयर प्लानिंग को शामिल नहीं करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है ओनर्स की, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। According to the business entity concept, each business enterprise is considered as an accounting unit separate from owners। कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं कि बिजनेस को अकाउंटिंग से क्या है, बिल्कुल सेपरेट, उसके ओनर से क्या है, सेपरेट मानना चाहिए। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 भी हमारी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। और स्टेटमेंट 2 हमारी 1 को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है, आप बताओ मुझे कमेंट करके कि स्टेटमेंट 1 रीजन जो है वो हमारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोहित सिंगला कह रहे हैं फर्स्ट, मोहित शर्मा कह रहे हैं 8th का बोथ। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर 1, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही क्या है, हम अपनी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं ओनर्स की, उसको हमारी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास रही है उसमें भी हमने बताया था कि बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करते हैं, उस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है हमारी बिजनेस के ओनर्स की, उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी है और जो उसके ओनर्स है उनकी एक सेपरेट एंटिटी है, दैट्स वाई। तो आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is not an example of financing activities with reference to cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें पूछा गया है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? फाइनेंसिंग का मतलब कि हम अपना फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं, हम अपना फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बिल्कुल बैंक लोन यानी कि बैंक से आपने लोन लिया था, आपने फाइनेंस लिया था, बिल्कुल है ये आपका। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिविडेंड पेड, बिल्कुल अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो इट मीन आपने फाइनेंस लिया हुआ है, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट से आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही मोहित सिंगला का आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट? कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उनमें से क्या इन चारों ऑप्शंस में से आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आपसे ट्रू आपसे पूछा गया है कि ट्रू आपको बताना है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग इनमें से क्या स्टेटमेंट हमारी ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। बिल्कुल सही है कि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो हमारी साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है,
जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हमारी हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी साइंटिफिक एनालिसिस पे, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल बेस। तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो गया। बाकी फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसिस ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी, जी नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम ये नहीं देखते कि हमारी कॉस्ट क्या रहेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या है, क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी हो सकती है, हम एक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट एम्फेसिस इज ऑन व्हाट कॉस्ट शुड बी, जी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी गलत है। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया 10th का 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या है, एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमें करंट ईयर में ही क्या देता है, बेनिफिट देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मोहित सिंगला कह रहे हैं कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट हमारी जो होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कॉस्ट शुड बी, कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए। हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी होगी, इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल। सेकंड है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि गुडविल को एक्वायर करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज यूजुअली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, कि एक नई मशीन को इंस्टॉल करते हुए हम जो वेजेस पे करते हैं वो हम उसी में शामिल कर दिए जाते हैं, जी नहीं। अगर आप किसी नई मशीन को इंस्टॉल करते हुए अगर आप वेजेस पे कर रहे हो तो वो आपकी मशीन अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, ना कि वेजेस अकाउंट में। अगर आप किसी वेजेस को ऐड किया जाएगा मैचिंग कॉस्ट में, जो वेजेस है, हाँ सॉरी, मशीन कॉस्ट में, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, कि जो वेजेस है, अगर कोई नई मशीनरी अगर आप परचेज कर रहे हो और उसको उसी दिन उसको इंस्टॉल करवा रहे हो, तो इंस्टॉल करने पर आपके जो खर्चे हैं तो वो अगर नई मशीन है तो नई मशीन पर ही आपके क्या है, जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी पुरानी मशीन को इंस्टॉल कराते हो, उसके ऊपर वेजेस पे करते हो, तो वो आपके वेजेस अकाउंट में जाएंगे। ये आपकी क्या है, सही नहीं है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, बिल्कुल सही है ये भी। 12th क्वेश्चन है आपका, मोहित सिंगला ने बिल्कुल रीजन भी एकदम सही बताया है। तो आंसर इज थर्ड आंसर इज योर करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया एक्स लिमिटेड forfeited 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप। 20 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, जिसमें से 8 रुपए आपके क्या है, मंगवा लिए गए। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें से क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है 5 रुपए, 8 रुपए मंगवाए गए, 8 में से 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगवाए गए हैं। ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू पार्कर, इनमें से क्या 15 शेयर हमने क्या कर दिए, पार्कर को रीइश्यू कर दिया एज फुल्ली पेड अप ₹4.6 पर शेयर। What is the balance in share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account, कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हमारे फॉरफीचर अकाउंट में कितनी अमाउंट बचेगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये शेयर का, और मोहित सिंगला का तो आंसर भी आ गया है। देखते हैं वो आंसर सही है या नहीं पहले गाइस। बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट आंसर करके बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताती हूँ क्या किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
बताओ स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स फटाफट बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग, क्या आंसर रहेगा? इसके लिए स्पेस चाहिए। इसके लिए हमारी एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हमें मिल चुके हैं, टू शेयर कॉल एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। कितने शेयर थे? 20 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, लेकिन उसमें से मंगाए कितने गए? 8। तो 20 जितने आपसे मंगाए गए, 20 इंटू 8 160। उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे आपकी मनी कितनी थी? 5 रुपए। 20 शेयर्स थे इंटू 5, 100 रुपए उसके ऊपर जॉन ने क्या किए? पेमेंट कर दी। 8 रुपए मंगाए गए थे, जिसमें से 5 रुपए की जॉन पेमेंट कर चुका है, लेकिन उसने 3 रुपए की पेमेंट जो है नहीं की है, तो शेयर कॉल तो आएगी नहीं। तो 20 इंटू 3 शेयर फॉर फ्यूचर में आपके चले जाएंगे 60 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री। फिर उसने क्या कहा कि उसमें से उसने 15 शेयर किसको इशू किए? पार्कर को, फुल्ली पेड अप पे 6 रुपये पर शेयर। अब हम करेंगे री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होगी हमारी री इशू की। कितने रुपए शेयर है? पर शेयर 15 शेयर 6 रुपए के हिसाब से 90, और क्या कह रहा है? फुल्ली पेड कह रहा है, तो 15 इंटू 10, फुल्ली पेड है 6, यहाँ पर आ गए तो 4 रुपए, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 150। ठीक है, तो इसने कहा कि व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द रेलिवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब हमें क्या करना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो 20 शेयर्स पर आपको बेनिफिट कितना हो रहा था? 60 अपॉन 20, तो 15 पर आपको कितना बेनिफिट होगा? क्योंकि उसने शेयर कितने रीइशू किए? 15 किए हैं। 45 होगा यहाँ पर आपका। में से क्या है? 5 शेयर का भी जो बेनिफिट है वो आपका क्या रहेगा? जो 5 शेयर हैं वो आपके क्या रहेंगे? क्योंकि उसने क्या है 20 शेयर थे जो उसने फॉरफिट किए, जिसमें से 15 शेयर उसने क्या किए? री इशू कर दिए। अब री इशू करने के बाद उसका कितना बचा? 45 रुपये। जो बैलेंस जो आपके 5 शेयर्स है, उन 5 शेयर्स पर आपका क्या रहेगा? 5 शेयर्स पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 25 रुपीज़ आपके किस में जाएंगे? आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दैट इज योर 25 रुपीज़। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर दिया गया इस क्वेश्चन में। तो आंसर 3rd इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3. They admit Z for 3/7 in the new firm in which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. हमें नई रेशो बताने की X, Y और Z की क्या रहेगी। तो देखो जी, X और Y है 7:3 में करते हैं। Z आया 3/7 के लिए, जिसमें से 2/7 किससे लेता है? X से लेता है, और 1/7 किससे लेता है? Y से लेता है। तो कैलकुलेट करनी है हमें X, Y और Z की नई रेशो। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, क्या आंसर रहेगा? देखो इसको कैसे करना है कि जो X, Y है उसकी रेशो पहले कितनी है? 7/10 है। 7/10 का 2/7 तो वो उसने किसको दे दिया? Z को। तो 7/10 इंटू 2/7, 2/10 इसका अब रह गया। जो 2/10 है वो किसका रह गया? हमारा
मोहित सिंगला का तो आंसर भी आ गया। बहुत 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 फास्ट जा रहे हो मोहित, बहुत ज़्यादा फास्ट। सॉल्यूशन करके भेजो मोहित इसका, जो आपने सॉल्यूशन किया है इसका, इस क्वेश्चन का, उसकी पिक क्लिक करके डालो आप कमेंट करके, क्या आंसर रहेगा आपका। फोर्थ ऑप्शन आपने निकाला है वो कैसे कैलकुलेट किया, फटाफट लेट्स सी। ऐसे मत करो, जो आपने सॉल्व किया है किसी पेन पेपर पे, जो आपने सॉल्व किया होगा कहीं, उसकी पिक क्लिक करके बताओ कि आपने सॉल्व भी किया है या नहीं किया, कैसे किया आपने क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है कि देखो स्टार्टिंग में एक्स और वाई की जो रेशो है वो कितनी है, 7:3, जिसमें से उन्होंने क्या किया, 2/7 तो किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, राइट। जिसमें से 7/3 है, मोहित सिंगला कह रहे हैं ट्रिक लगा के कर लिया मैम, कॉपी पे नहीं किया। ओके, कॉपी पे नहीं किया, ठीक है। तो 7/10 है, जिसमें से 2/7 क्या है, एक्स ने लिया है, और 1/7 उसने किससे दिया है, वाई को दिया है, ठीक है। तो 7/10 का 2/7 7/10 का जो 2/7 है वो उसने किसको दे दिया है, z को दिया है। तो 2/7 हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 49 माइनस 20 इक्वल टू 29/70, ये आ गया हमारा x के लिए। ऐसे ही हम y का कैलकुलेट करेंगे, y का हमारा है 3/10 माइनस 1/7 दैट इज 70, 21 माइनस 10 11/70, और जो z है वो तो 3/7 है ही, तो 29/70 रेशो 11/70 रेशो 3/7। अब इसका आप क्या कर दो, एलसीएम ले लो, 70 29 रेशो 11 रेशो 30, ये आ गया जी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। क्या करना है कि इसमें क्या है कि जो एक्स और वाई ने क्या किया है,
एक्स और वाई की रेशो में गिवन थी, जेड को वो लेके आए 3/7 के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका था उनमें से उसने क्या किया 2/7 एक्स से ले लिया, 1/7 उसने वाई से ले लिया। तो जितना लिया है उतना ही हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। 7/10 माइनस 2/7 एंड 3/10 माइनस 1/7 और फिर उनकी क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हाई ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन, कि जो हाई ऑपरेटिंग रेशो है वो हमारी क्या है, फेवरेबल पोजीशन को शो करती है। ये स्टेटमेंट 1 कह रही है। रीजन क्या कह रहा है, हाई ऑपरेटिंग रेशो लीव्स ए हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि हाई ऑपरेटिंग रेशो क्या है, क्या इंप्लाई करते हैं, लीव्स ए हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए क्या देती है, हमें हाई मार्जिन प्रोवाइड करती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और आर करेक्टली एक्सप्लेन। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन। ए एंड आर इनकरेक्ट एंड बोथ आर, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आपका, फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा। कि जो हमारी हाई ऑपरेटिंग रेशो है वो क्या है, हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन शो करती है, ठीक है। और जो हाई ऑपरेटिंग रेशियो, वो अगर हाई ऑपरेटिंग रेशियो हमारी फेवरेबल पोजीशन को शो करती है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हाई मार्जिन हमें देती है। तो आंसर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर की, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है और आर क्या है, बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है किसको, ए को। इनकरेक्ट क्यों है मोहित, 14 का थर्ड क्यों दे रहे हो, इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि हाई ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि जो वो रेशो जिसके थ्रू हम अपने ऑपरेशन से, जिसके भी हमने जो हम हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है हम उनको बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे सेल और एडवर्टीजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो हम उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर वो रेशो हमारी हाई है तो इट मीन क्या है, वो हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन है। फेवरेबल का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि हम जितनी ज़्यादा हमारी ऑपरेटिंग रेशो हाई रहेगी, इसका मतलब कि हम उतने ही इफ़ेक्टिव वे से अपने एक्सपेंसेस को, जितने भी हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उन सबको अच्छे से मीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो फेवरेबल रहेगी तो इट मीन कि जो अगर हमारी हाई ऑपरेटिंग रेशो अच्छी है तो इसका मतलब है कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, अच्छा मार्जिन है। तो बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव और पेड आउट कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, स्टेटमेंट आपको दी है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो क्या होता है, क्या होता है, वो सरप्लस होता है किसका, टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट, की जितने भी हमारे पेड आउट कॉस्ट होती है अगर हम उसको क्या कर दे, माइनस कर दे हमारे रेवेन्यू का, इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सेकंड क्या स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज अ रेजिड्यूल लेफ्ट आफ्टर ऑल कंट्रेक्चुअल कॉस्ट हैव बीन मेट, कि जितनी भी हमारी कंट्रेक्चुअल कॉस्ट है उन सबको मीट आउट करने के बाद जो हमारा रेजिड्यूल बचता है, जो प्योर प्रॉफिट है, वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। इंक्लूडिंग द ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेबल रिस्क, डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट टू शेयर होल्डर सफिशिएंट टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कॉस्ट। कि हमसे पूछा है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा वही प्रॉफिट होता है जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू, उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस जिनको हम पेड आउट कर चुके हैं उन सब एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जो भी जितने भी हमारे कंट्रेक्चुअल कॉस्ट है उन कंट्रेक्चुअल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है, इंश्योरेबल रिस्क है, इन डेप्रिसिएशन है, सबको पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास बचता है रेजिड्यूल, जो बचता है प्योर प्रॉफिट, दैट इज योर इकोनॉमिक प्रॉफिट। मोहित सिंगला का आंसर आया आंसर 1, बिल्कुल सही, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निखिल आनंद कह रहे हैं 15 का थर्ड।
स्टेटमेंट इज सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट होता है जो जितनी भी आपकी सारी की सारी जो रेजिड्यूल बचता है, कब, आफ्टर ऑल कंट्रेक्चुअल कॉस्ट, जितनी भी आपकी कंट्रेक्चुअल कॉस्ट है, हैव बीन मेट इंक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेबल रिस्क, डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट एंड टू शेयर होल्डर सफिशिएंट टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट एट इट्स करंट लेवल, कि इन सबको डिडक्ट करने के बाद जो हमारी कंट्रेक्चुअल कॉस्ट होता है उन सबको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो रेजिड्यूल बचता है वो रेजिड्यूल ही आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या बताना, वैसे तो इसका आंसर आपको साथ में शो हो ही रहा है कि क्या आंसर है ये आपका, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं स्किप करे जा रही हूँ क्योंकि इसका आंसर जो है वो सामने ही साफ साफ दिख रहा है आपको। वैसे क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट टू शो द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्राइस इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है इनके बाद हम जो हमारा है कि इनमें से जो हमारी जो जीरो है उस टाइम पे हमारी जो चेंज, अगर आप प्राइस में चेंज करते हो तो आपके टोटल रेवेन्यू में भी चेंज होता है, वो डिक्रीज होता है तो वो भी, यानी कि जीरो पे आपका सेम है, अगर ये इंक्रीज होगा प्राइस तो आपका रेवेन्यू में भी क्या है, सेम डायरेक्शन में चलता है। लेस देन 1 में आपकी जो सिचुएशन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज, और अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज। इक्वल टू 1 में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल एकदम सही, एकदम पॉजिटिव लाइन में जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मोर देन 1 है, वहाँ पर आपकी ये चीज सिचुएशन नहीं होती है। तो 4th इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की इनमें से हमारी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। इंडिफरेंस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल सही है, नेगेटिव स्लोप होता है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव टू द ओरिजिन, बिल्कुल गलत है। जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारे कनकेव नहीं बल्कि क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। Indifference curve don't intersect are nor are they tangent to one another and upper indifference curve indicate higher level of satisfaction, बिल्कुल सही है कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते, नॉर दे टेंजेंट टू वन अदर, ना ही वो एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। तो आंसर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when labor is plotted on x axis and capital is plotted on y axis and an isoquant is prepared, then which of the following statement are false। कि इनमें से कौन सी, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आया, कन्वेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल रहेगी, गलत क्या है, हमसे वो पूछा गया क्वेश्चन में। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। बी ऑप्शन में है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर और लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय द चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है, सी स्टेटमेंट है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बताओ स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टेटमेंट में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग रानू भारती, गुड इवनिंग। कमेंट करो फटाफट, क्या आंसर आपका सही है। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है 17 का 1। लेट्स सी, आंसर 1 बिल्कुल सही। बोथ एंड ए एंड बी स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड सी स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है और ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। वेल डन मोहित, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग का क्वेश्चन है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्कोप। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट मैचिंग करो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल
इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या आएंगी आपकी? अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म, या फिर मीन लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। Arise when cost per unit depends on size of the firm. Arise when cost per unit depends on the size of the industry, not the firm. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो होती हैं आपकी लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क, कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क मात्रा में, क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? कम। तो वो होती है आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं आपकी मोहित सिंगला और निखिल आनंद का आंसर आ रहा है आंसर थर्ड। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। आंसर थर्ड बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं मोहित सिंगला और निखिल आनंद के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी? अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसी गुड्स, हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जिसको हम एक प्लेस पर, एक प्रोडक्ट के प्लेस पर किसी दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी गुड्स जिसको हम एक प्लेस के मतलब हम उस प्रोडक्ट के जगह पर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को क्या है? यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी, राइट? क्या अगर एक टाइम पे अगर आपके पास क्या है, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोक अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह क्या है? पेप्सी को पी सकते हो। तो वो होती है हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये हमसे क्या पूछा गया कि फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी को वो क्या करेंगे? तो उसके लिए पॉलिसिंग हमारी रहती है गोइंग रेट प्राइसिंग इज योर करेक्ट आंसर। In a perfect competitive market, a firm in the long run operates at the level of output where, जहाँ पर हमारा क्या हो? MC equal to MR हो, और MC क्या हो? When MC is lowest, MC equal to MR equal to AR when MC is lowest. तो second is your correct answer. Assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as your nominal data. तो first is your correct answer. जी नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होगा बल्कि गोइंग रेट प्राइसिंग रहेगा। अगर जो हाईली सब्स्टिट्यूट है, हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप क्या है हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को पढ़ रहे हो, हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको आप एक सब्स्टिट्यूट गुड्स समझो पहले। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनको आप एक प्रोडक्ट को एक उसके प्लेस पे किसी दूसरे प्रोडक्ट को क्या है यूज़ कर सकते हो। जैसे कि चाय और कॉफ़ी की, अगर एक टाइम पे एक पर्सन को चाय नहीं मिल रहा तो वो उसकी जगह कॉफ़ी भी पी सकता है। कोल्ड ड्रिंक का आप एग्जांपल ले सकते हो, कोक की जगह आप पेप्सी ले सकते हो, पेप्सी की जगह आप कोक ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप पर्टिकुलर जैसे अगर कोई पर्सन है वो चाय का ही क्या है हैबिचुअल, उसको चाय ही चाहिए, चाय की जगह उसको चाय ही चाहिए, तो वहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स वहाँ पर आपके एप्लीकेबल नहीं होती, वो तो हमारी क्या है हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जो फर्म क्या कर रही है, कि जो फर्म हमारी क्या कर रही है, हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, वो कौन सी प्राइसिंग मेथड को आएगी? हमारे उस मेथड को अपनाएगी गोइंग रेट प्राइसिंग, कि जो प्राइस आपका चल रहा है ना वो उसी प्राइस पर, कि जैसे अगर कोक का अगर 50 रुपीज़ प्राइस है तो पेप्सी भी अपने प्राइस को क्या करेगी? 50 ही कर देगी। ठीक है। मोहित सिंगला क्या कर रहे हैं? 21 नहीं समझ आया। ओके 21 में क्या है? इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन लॉन्ग रन की बात रहा है, द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर, कि जहां पर हमारी MC इक्वल टू MR हो, ये हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में।
लेकिन वो तो आपका ठीक, आप कह रहे हो कि डी आंसर होना चाहिए क्योंकि ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू एम सी, राइट। लेकिन वहाँ पर इसमें क्या पूछा, लेवल ऑफ आउटपुट का पूछा है लॉन्ग रन में, तो वहाँ हम वो कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एम सी हमारी क्या हो, लोएस्ट हो, जहाँ पर हमारी एम सी क्या है, लोएस्ट हो। एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर, क्योंकि और जहाँ पर एम सी हमारी क्या हो, लोएस्ट हो, ये तो हमारी क्या है आउटपुट के लिए। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम बात करें, अगर हम क्या करें इक्विलिब्रियम की बात करें, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, एम सी इक्वल टू एम आर। दो कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है, एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो की एम सी जो है एम आर को नीचे से काटती हुई जाए और एम सी इक्वल टू हमारी क्या हो, एम आर ओ। वहाँ पर हमारा लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, ऑपरेट करेगा, जहाँ पर हमारी क्या है एम सी जो हमारी क्या है लोएस्ट, और लोएस्ट कब होगी, जब एम सी एम आर को नीचे की तरफ से काटती हुई जाएगी। समझ में आया। अब डी आपका, आप कह रहे हो कि डी आंसर होना चाहिए, डी आप किस कंटेक्स्ट में लेके जा रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट का लॉन्ग रन का पूछा और ऑपरेशन का पूछा कि वो किस कहाँ पर ऑपरेट करेगी, लेवल ऑफ आउटपुट में। तो लेवल ऑफ यानी कि वो प्रोडक्शन कहाँ तक करेगी, जब उसका जो एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो, लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगी। क्योंकि जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में ही रखते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा शॉर्ट रन है उसमें तो हम क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और इवन एक लिमिट तक हम लॉस भी खा सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम लॉस भी उठा सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। लेकिन जब हमारा लॉन्ग रन आता है तो लॉन्ग रन में तो हर एक फर्म, चाहे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट उसको कहाँ पर अर्न होंगे, जब वो इक्विलिब्रियम में होगी। और इक्विलिब्रियम के लिए आपकी जो कंडीशन है वो क्या रहती है, एम सी इक्वल टू एम आर हो और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो हो। तो एम सी आपकी बिलो से नगर तब काटेगी जब आपकी एम सी क्या हो, लोएस्ट हो। तो एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर, क्योंकि ए आर ही आपका क्या होता है, प्राइस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है मोहित, आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A graph of a cumulative frequency distribution, cumulative frequency distribution के जो ग्राफ है उसको हम क्या कहते हैं, ओजाइव। जो हमारा cumulative frequency distribution है उसके ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ओजाइव। In the case of classification of data, the class having its upper limit is treated as the lower limit of next class is called, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। क्या कहेंगे हम उसे, in case of classification of data, class having upper limit is treated as the lower limit, यानी कि जो हमारी क्या, जैसे 10 to 20 है तो 20 to 30, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है वही आपकी क्या बन जाती है, आपकी लोअर। अगली जो आपकी क्लास इंटरवल रहेगी उसकी क्या बन जाती है, ये लोअर लिमिट। अब यहाँ पर थर्ड है 30 to 40, ये इसकी अपर लिमिट है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी क्या है, लोअर लिमिट है। तो इस ऐसी सिचुएशन को, ऐसी क्लास इंटरवल को हम क्या कहते हैं, जो हमारी 10 जिसमें हमारी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या रहती है, लोअर लिमिट। ऐसी क्लास इंटरवल को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास, क्लोज एंडेड क्लास और इंक्लूसिव क्लास। कौन सी क्लास हम कहेंगे, टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप, कमेंट करके फटाफट बताओ। मोहित समझ में आया आपको। स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करके बताओ क्या आंसर रहेगा। जिस क्लास में आपकी जो क्लास इंटरवल है अपर लिमिट ही आपकी क्या हो जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है, उस क्लास इंटरवल को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड, एक्सक्लूसिव, क्लोज एंडेड और इंक्लूसिव। ठीक है मोहित, आ गया समझ, ओके।
आंसर करो फटाफट, कमेंट करो आंसर अपना। निखिल आनंद कह रहे हैं थर्ड एक्सक्लूसिव क्लास। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर एंड योर आंसर। मोहित सिंगला कह रहे हैं 1 ओपन एंडेड क्लास। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज थर्ड एक्सक्लूसिव क्लास। मोहित सिंगला, यहाँ पर आप गलत हो क्योंकि इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। ओपन एंडेड आपकी वो होती है जिसमें आपकी जैसे क्या है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ये आपकी ओपन एंडेड होती हैं, राइट? ये आपकी ओपन एंडेड होती हैं। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हमारा जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी क्या वैल्यू होती है? हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन और स्टैंडर्ड है उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा जो मीन है वो तो क्या होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है 1 के इक्वल। अगर हमारा क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी क्या है एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो मीन है वो कितना होता है 0 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता है 1। कब? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारा, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग करना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। मोहित सिंगला का आंसर आया बिल्कुल सही। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। बी में आपका आएगा थर्ड बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट द बेस मीन ऑफ पॉपुलेशन। सी का आएगा आपका फर्स्ट और डी का आएगा आपका सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैचिंग का है, नहीं मैचिंग से पहले देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन measure of overweight and expectancy. Which one of the following value of coefficient of correlation considered with the statement? Considered with the statement कि वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप हमसे पूछा गया, वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट, कि इनमें से किस स्टेटमेंट के थ्रू हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता रहा है कि अगर आपका क्या है वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप, वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप है तो इट मीन आपका क्या रहेगा आंसर -0.20। माइनस किसकी वजह से? क्योंकि इनवर्स और वेरी हाई रिलेशनशिप है कोफिशिएंट कोरिलेशन का, तो आपका क्या रहेगा -0.20। इसकी एक प्रॉपर्टी है, नहीं 0.80 नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। हमारी कोफिशिएंट कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर हमारी इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमारी जो सबसे माइनस की जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी क्या है सबसे ज़्यादा, माइनस की जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी, माइनस की हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है कि जो हमारी माइनस की छोटी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हाई वैल्यूज़ को। अगर कोई भी वैल्यू आपकी क्या है माइनस में है तो इट मीन वो क्या है बड़ी वैल्यूज़ को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो माइनस की वजह से 0.20 आपका किसका दिखाएगा? हाई इनवर्स रिलेशनशिप को, हाई इनवर्स रिलेशनशिप को। अगर हम जनरली अगर यहाँ पर इनवर्स नहीं, अगर यहाँ पर क्या है इनवर्स नहीं होता तो हम 0.80 कर देते, हम पॉजिटिव 0.80 कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस की वह है, माइनस की वजह से जो छोटी वैल्यूज़ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हाई वैल्यूज़ को। किसको रिप्रेजेंट करती है वो? हाई वैल्यूज़ को।
दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा -0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट होता है जी आपका टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अनोवा, अनोवा होता है आपका फर्स्ट। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द मीन वैल्यूज अमंग मोर देन 2 सैंपल मीन। जब आप 2 से ज़्यादा सैंपल मीन की अगर आप बात करो तो वो होता है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा। तो ए का आपका आएगा सेकंड, ए का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में, तो आंसर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बी का आएगा आपका फर्स्ट, सी का आएगा आपका थर्ड जेट टेस्ट, और फोर्थ का आपका आएगा फोर्थ। निखिल आनंद का आंसर आ रहा है 1, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच फॉरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर। ये भी आपका क्या है, मैचिंग लिस्ट का है। मैचिंग लिस्ट आपको करनी है, मैच करना है आपको। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट। सेल्स एग्जीक्यूटिव आपका क्या होती है? ऑपरेटिंग फोर्स होती है, लोअर मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, फिर टॉप मिडिल मैनेजमेंट होती है? क्या रहेगी जो सेल्स फोर्स है? सेल्स एग्जीक्यूटिव, सॉरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है आपका? टॉप मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग फोर्स। हरी अप स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा। निखिल आनंद का आंसर आया आंसर 2। लेट्स सी सही है या बिल्कुल सही? बिल्कुल, निखिल आनंद का आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो होती है हमारी मिडिल मैनेजमेंट। जो हमारा ब्रांच मैनेजर है वो होता है हमारा लोअर मैनेजमेंट। फोरमैन होती है हमारी ऑपरेटिंग फोर्स, और प्रोडक्शन मैनेजर होता है हमारा टॉप मिडल मैनेजमेंट। वेल डन निखिल, बहुत बिल्कुल सही आंसर। 30th, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स, एंड स्टेटमेंट सेकंड है प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। कि ह्यूमन की एक ऐसा सिग्निफिकेंट फीचर है कि वो क्या करता है, प्लान करता है, और प्लान क्या एक ट्रैप है टू कैप्चर द फ्यूचर। कि हमें बताना दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, फटाफट बताओ। तो आपका आंसर है आंसर थर्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि प्लान करना ह्यूमन की नेचर है, बिल्कुल सही है, और प्लान क्या एक ट्रैप होता है, क्या इसके लिए, फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शन। बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो इसके फंक्शन से रिलेटेड है। एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमें यही बताना है बोथ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द नॉट राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर इनकरेक्ट और ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। मोहित सिंगला थर्ड कह रहे हैं, निखिल आनंद भी थर्ड। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन का है। 31 क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। 31 मोहित सिंगला का आंसर आया, आंसर ए, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर 2 आंसर आएगा आंसर 2, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ठीक है, लेकिन ये रीज़न हमारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है
इसमें तो क्या बताएगी कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आपका क्या बताएगा कि जो मैनेजमेंट है, रीजन में क्या है कि मैनेजमेंट इज असेंशियल, मैनेजमेंट जरूरी है किसके लिए, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें। लेकिन इसमें हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, उसके प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आपकी स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question is also of matching list, physical standards, cost standards, revenue standards, program standards. बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। आंसर रहेगा आपका इसका आंसर 1, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। Physical standard is labor hours per unit of output. Cost standards are material cost per unit. Revenue standards are average sale per customer, and program standards are timing of production. First is your correct answer. निखिल आनंद का बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का भी आंसर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following is not a correct statement with regard to corporate governance? Corporate governance के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। Every company must appoint an individual or firm as auditor, कि हर कंपनी को एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। The independent director must attend at least 3 meetings in a year, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको एक साल में कम से कम 3 जो मीटिंग्स है वो तो अटेंड करनी ही करनी है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, वन और मोर वीमेन डायरेक्टर्स आर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज, बिल्कुल सही। द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें हम 15 से ज़्यादा जो डायरेक्टर है उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। आंसर करो फटाफट। आंसर है आपका आंसर 2, कि एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको एक साल में कम से कम 3 मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया, आंसर 2। द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ़ यू ऑल हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी हमारी मैस्लो ने, A.H. मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स ने ये हमें स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल लीडरशिप थ्योरीज एसोसिएटेड विथ, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी हमारी दी थी हैकमैन एंड वॉल्टन, हैकमैन एंड वॉल्टन एंड मैकग्राथ। When two separate companies or two divisions within the same company agree to place both of their respective brands on a particular product or enterprise, this arrangement is treated as both co-branding and dual branding. The tangible goods for which a consumer wants to compare quality, price and perhaps style in several stores बिफोर मेकिंग अ परचेज, कि परचेज करने से पहले कंज्यूमर क्या करता है, क्वालिटी को भी कंपेयर करता है, प्राइस को भी और स्टाइल को भी। ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं, शॉपिंग गुड्स, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स, बिल्कुल सही। When a company treats each single customer as a separate segment, this is called micro marketing, कि जब एक कंपनी हर एक सिंगल कस्टमर के लिए एक अलग से सेगमेंट को बनाती है तो उसे हम कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। आंसर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई, किनमें से किस सिचुएशन में जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है वो हाई नहीं होती है। कंज्यूमर कंसिडर द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज, प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग दी for providing, good evening ji, good evening students, good evening, for providing significant benefits,
The product is seen as having low potential for providing significant benefits. The consumer lacks information about alternative for satisfying the need, and the product has a considerable social importance. हिंदी में भी ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ आपको बोर्ड में दिख इंग्लिश में रहा है, एक्सप्लेनेशन तो सारी की सारी हिंदी में ही हो रही है। तो इनमें से किस में है कि लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हमारी क्या है, हाई नहीं रहती है। आज की तो हमारी जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, कल से मैं आपके लिए स्पेशल इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वर्जन भी आपके लिए लेके आऊँगी, डोंट वरी। कल से आप 4:30 पे हमारे साथ लाइव रहना, कल से आपको हिंदी में भी मिलेगा। आपकी एक स्लाइड, आपकी एक पीपीटी अलग से हिंदी में भी रहेगी, डोंट वरी, कल से आपके लिए हिंदी में स्पेशल बनेगी। तो आंसर 2, द प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट। यहाँ पर आपका क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट हाई। यहाँ पर आपकी जो है वो हाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द माइंडसेट विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग एगो ईरो व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स जनरली एक्सीडेड द सप्लाई and the primary focus in business was to effectively produce medium quantities of products, finding the customer was viewed as a relatively major function. Statement second क्या कहती है, the firms with the product orientation typically focus on the quality and quantity offerings while assuming that customers will seek out and buy reasonably priced well made products. थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर यहाँ पर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों को ही समझ में नहीं आया, जैसा आप लोग कहोगे तो वैसा हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और उसके लिए हम स्पेशली आपके लिए तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, ये हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट बी प्लीज़, थैंक यू मत बोलिए। तो आपका जो स्टेटमेंट है, इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर है आपका आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि दोनों के दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है गाइज, आज हम जो अपनी क्लास है वो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।